रेडी। स्टार्ट। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। स्टॉप। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। स्टॉप। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी से मिलती हैं। स्टॉप। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों को हौज बनाए गए थे। स्टॉप। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। स्टॉप। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ जिसे आज जलाशय कहा जाता है। स्टॉप। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी देखा जा सकता है। स्टॉप। इस नहर में तुंगभद्र पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। स्टॉप। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। स्टॉप। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। स्टॉप। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। स्टॉप। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। स्टॉप। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। स्टॉप। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शून्याकार थी। स्टॉप। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। स्टॉप। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। स्टॉप। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। स्टॉप। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। स्टॉप। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। स्टॉप। अब्दुल लिखता है कि पहली दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत बगीचे तथा आवास हैं। स्टॉप। और पेश कहता है इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल 2 झीलों से लाया जाता है जो स्टॉप। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। स्टॉप। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से
सींचा जाता था, कौमा जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। स्टॉप पैरा। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? प्रश्नवाचक। अगर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। स्टॉप। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। स्टॉप। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। स्टॉप। विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। स्टॉप। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। स्टॉप। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। स्टॉप। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। स्टॉप। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंद इस्लामी कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। स्टॉप। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। स्टॉप। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। स्टॉप। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। स्टॉप। पैरा। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। स्टॉप। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों कोमा जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है कोमा में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। स्टॉप। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। स्टॉप। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं कोमा फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थान से मिलता जुलता है। स्टॉप। सामान्य लोगों के आवासों कोमा जो अब अस्तित्व में नहीं है कोमा का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। स्टॉप। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों कोमा जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे कोमा के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। स्टॉप। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं कोमा बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय
संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। स्टॉप।